डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको काउजेटिव वर्ब्स पार्ट 27 पढ़ाने जा रहा हूं। इस पार्ट में हम लोग कुछ कंफ्यूजिंग काउजेटिव सेंटेंसेस देखेंगे जिसका प्रयोग हम लोग प्रतिदिन करते हैं। नंबर 1, मैं उसे पत्र लिखवाता हूं या मैं उसको पत्र लिखवाता हूं। इस वाक्य की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मैं के अलावा दो ऑब्जेक्ट है। पहला है उसे और दूसरा है पत्र। दोनों ऑब्जेक्ट में से प्रत्येक क्रिया में किसको या किसका या किसकी या क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यदि हम लोग पत्र को पहला ऑब्जेक्ट बनाकर अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो इसका अनुवाद काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। आई गेट ए लेटर रिटन टू हिम या आई हैव ए लेटर रिटन टू हिम। यदि इस सेंटेंस मैं उसे पत्र लिखवाता हूं या मैं उसको पत्र लिखवाता हूं में उसे को पहला ऑब्जेक्ट बनाकर अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए, मेरे कहने का मतलब यह है यदि इस सेंटेंस का अनुवाद करते समय अंग्रेजी में उसे या उसको पहला पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो इसका अनुवाद थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। आई गेट हिम रिटन ए लेटर या आई हैव हिम रिटन ए लेटर। नंबर 2, सीता मुझको कुछ उपहार भिजवा देती है। इस वाक्य में सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद या तो सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। और इस वाक्य में सब्जेक्ट सीता के अलावा दो ऑब्जेक्ट है। पहला है मुझको और दूसरा है कुछ उपहार। दोनों ऑब्जेक्ट क्रिया में या तो किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है या क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यदि हम लोग इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कुछ उपहार को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। सीता गेट्स सम गिफ्ट्स सेंट टू मी या सीता हैज सम गिफ्ट्स सेंट टू मी। यदि इसी सेंटेंस सीता मुझको कुछ उपहार भिजवा देती है का अनुवाद अंग्रेजी में करते समय मुझको पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसका अनुवाद काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। सीता गेट्स मी सेंट सम गिफ्ट्स या सीता हैज मी सेंट सम गिफ्ट्स। नंबर 3, तुम उन लोगों को क्रिकेट खिलवाओगे। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट तुम के अलावा इसमें दो ऑब्जेक्ट है। पहला है उन लोगों को और दूसरा है क्रिकेट। दोनों ऑब्जेक्ट हमें क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है या क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर ही करेंगे। हम इसका अनुवाद सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर या फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं करेंगे। इसका अनुवाद अंग्रेजी में करते समय यदि हम लोग उन लोगों को पहला पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। यू विल हैव देम प्लेड क्रिकेट या यू विल गेट देम प्लेड क्रिकेट। यदि इस सेंटेंस तुम उन लोगों को क्रिकेट खिलवाओगे का अनुवाद अंग्रेजी में करते समय क्रिकेट को पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसका अनुवाद काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। यू विल हैव क्रिकेट प्लेड टू देम या यू विल गेट क्रिकेट प्लेड टू देम। नंबर 4, उसने मुझे कुछ रुपये दिलवाए। इस वाक्य में सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा या सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट उसने के अलावा दो ऑब्जेक्ट है। पहला है मुझे और दूसरा है कुछ रुपये।
यदि हम इसका अनुवाद अंग्रेजी में करते समय कुछ रुपये को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है ही गॉट सम मनी पेड टू मी या ही हैड सम मनी पेड टू मी। यदि इस सेंटेंस उसने मुझे कुछ रुपये दिलवाए का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मुझे को पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसका अनुवाद काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है ही गॉट मी पेड सम मनी या ही हैड मी पेड सम मनी। नंबर 5, शिक्षक ने लड़कों को पाठ रटवाया। इस वाक्य में सबसे बड़ी बात है क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। इस वाक्य का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर किसी भी हालत में नहीं करेंगे, अर्थात मेक या काउज लगाकर इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट शिक्षक ने के अलावा दो ऑब्जेक्ट है। पहला है लड़कों को, दूसरा है पाठ। यह दोनों ऑब्जेक्ट क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है या क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर ही करेंगे। यदि इसका अनुवाद अंग्रेजी में करते समय लड़कों को पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसका अनुवाद होता है द टीचर हैड द बॉयज मेमोराइज्ड द लेसन्स या द टीचर गॉट द बॉयज मेमोराइज्ड द लेसन्स। यदि इसी सेंटेंस शिक्षक ने लड़कों को पाठ रटवाया का अनुवाद अंग्रेजी में करते समय पाठ को पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसका अनुवाद काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है द टीचर हैड द लेसन्स मेमोराइज्ड टू द बॉयज या द टीचर गॉट द लेसन्स मेमोराइज्ड टू द बॉयज। नंबर 6, रेखा मुझको पत्र लिखवाती है। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। जब किसी वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हो तो उस प्रकार के सेंटेंस का अनुवाद हम लोग या तो काउजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट रेखा के अलावा दो ऑब्जेक्ट है। पहला है मुझको और दूसरा है पत्र। दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले रखकर हम इस सेंटेंस का अनुवाद कर सकते हैं। यदि हम लोग इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मुझको को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा रेखा हैज मी रिटन ए लेटर या रेखा गेट्स मी रिटन ए लेटर। यदि इसी सेंटेंस रेखा मुझको पत्र लिखवाती है का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय पत्र को पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है रेखा हैज ए लेटर रिटन टू मी या रेखा गेट्स ए लेटर रिटन टू मी। नंबर 7, वह बिल्ली को दूध पिलवाती है। इस वाक्य में सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के या तो सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वह के अलावा दो ऑब्जेक्ट है। पहला है बिल्ली को, दूसरा है दूध। दोनों ऑब्जेक्ट हमें क्रिया में किसको या क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है, इसीलिए दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी ऑब्जेक्ट को पहले हम रखेंगे तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। यदि इस वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में करते समय बिल्ली को पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसका अनुवाद काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है शी गेट्स द कैट ड्रिंक मिल्क या शी हैज द कैट ड्रिंक मिल्क। यदि इसी सेंटेंस वह बिल्ली को दूध पिलवाती है
का अनुवाद अंग्रेजी में करते समय दूध को पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है शी गेट्स मिल्क ड्रिंक टू द कैट या शी हैज मिल्क ड्रिंक टू द कैट। इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि जब क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हो तो उस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे और थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है और उस ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो उसका अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, या क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो ऑब्जेक्ट मिलता है उस ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो भी इसका अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यदि क्रिया में किसका या किसके या किसकी लगाकर प्रश्न करने पर हमको ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है और इस ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो भी इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। और यह देखेंगे कि यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है तो उससे पहले टू नहीं लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखेंगे तो उसके पहले टू लगता है। डियर स्टूडेंट्स, अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।